नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। काका मेहर साहब, जगमोहन ने कहना चाहा। मैं उनकी सेक्रेटरी शैला हूँ, बैठिए। काका साहब अपने ऑफिस में हैं? हाँ, शैला ने जगमोहन को देखा। जगमोहन कुर्सी पर बैठ गया। किस सिलसिले में आप सर से मिलना चाहते हैं? मैडम, जगमोहन ने मुस्कुराकर कहा, आप वक्त खराब कर रही है। काका साहब तो इन दिनों फुर्सत में है, उन्हें तो कोई बातें करने वाला चाहिए। मैं बातें करने आ गया। संभव है मुझसे मिलकर उन्हें फ़ायदा हो। कैसा फ़ायदा? महीने बाद वो अपनी नई फिल्म शुरू कर सके। जगमोहन ने मुस्कुराकर कहा, नई फिल्म मतलब पैसा? वो हीरोइन होगी फिल्म में? शैला ने तुरंत खुद को संभाला और खड़े होते हुए बोली, मैं अभी आई। कहने के साथ ही वो पास का दरवाज़ा खोलकर भीतर गई। दरवाज़ा बंद किया। मिनट बाद दरवाज़ा खुला और शैला बाहर निकली। आइए मिस्टर जगमोहन, सर आपसे मिलना चाहते हैं। जगमोहन मुस्कुराकर उठा और दरवाज़ा खोले खड़ी शैला के पास से निकलकर भीतर प्रवेश कर गया। शैला ने दरवाज़ा छोड़ा और वो भी भीतर आ गई। काका मेहर अपनी शानदार कुर्सी छोड़ता मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाता बोला, आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ मिस्टर जगमोहन। जगमोहन ने हाथ मिलाया और कुर्सी पर बैठता कह उठा, मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। काका मेहर अपनी कुर्सी पर बैठा और शैला से बोला, 2 बियर फ्रिज से निकाल। मैं ऐसी चीज़ों से दूर रहता हूँ। जगमोहन ने कहा, मुझे खबर है कि इन दिनों आप कैसी हालत से गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप आसानी से हार नहीं मानेंगे और एक नई फिल्म जरूर शुरू करना चाहेंगे। मेरा ख्याल ठीक है ना? सही कहा आपने। काका मेहर हवा में हाथ घुमाकर जोश भरे स्वर में कहा उठा, स्टोरी मेरे पास तैयार है। इस बार मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि पीछे की सारी कसर पूरी कर दूंगा। लेकिन आप कौन हैं? पहले अपना परिचय। अकेले में। जगमोहन ने शैला को देखा। शैला के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभरे। ये मेरी सेक्रेटरी है, सब कुछ इसे पता रहता है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो इसे नहीं पता होनी चाहिए। बाद में आप बता दे तो वो आपकी मर्जी। ठीक है, ऐसा ही सही। काका मेहर ने शैला को देखा। प्लीज़ शैला। न चाहते हुए भी शैला बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद कर गई। काका मेहर ने जगमोहन को मुस्कुराकर देखते हुए मीठे स्वर में कहा, कहिए जनाब, आपकी तारीफ। मेरी तारीफ तो इतनी ही है कि मैं आपकी डूबती कश्ती को किनारे पर लगा सकता हूँ। जगमोहन बोला, आपके मुंह में घी शक्कर। मेरी दादी कहा करती थी कि छोटे बजट की नई स्टार कास्ट के साथ भी फिल्में बनाना आपके लिए आज सपने से ज़्यादा है। परंतु सब ठीक हो सकता है। नई स्टार कास्ट की फिल्म कितने में बन जाएगी? जगमोहन ने पूछा। सिर्फ 12-15 करोड़। फिर तो तुम्हारे लिए मैं 12 करोड़ का इंतज़ाम कर सकता हूँ। शुक्रिया जनाब, आपने तो मेरे में जान ही डाल दी। मैं आपका एक एक पैसा वापस नहीं देना है। 12 करोड़ जो दूंगा वो तुम्हारा ही होगा। मेरा? काका मेहर जगमोहन को देखने लगा। वो कुछ समझा नहीं था। हाँ, तुम्हारा ही होगा। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ कि तुम कैसे 12 करोड़ पा सकते हो। कैसे पा सकता हूँ? बताने से पहले मैं एक बार तुम्हारी हालत ही तुम्हारे सामने दोहरा देना चाहता हूँ। जगमोहन ने कहा, आज की तारीख में तुम फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। कर्ज में डूब चुके हो। इनकम टैक्स वाले ही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोई भी तुम्हारी फिल्मों में पैसा लगाने को तैयार नहीं। तुम्हारा नाम ही बाकी
है, काम खत्म हो चुका है। तुम्हारी लगातार 4 फिल्में फ्लॉप हो गई है और यही वजह है तुम्हारी बर्बाद होने की। परंतु मैं चाहता हूँ तुम फिर कुछ करो, तभी तुम्हारे पास आया हूँ। काका मेहर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, जगमोहन को देखता रहा। जब इंसान डूब रहा हो तो सोचता है उसे तिनका मिल जाए तो उसका सहारा लेकर ही किनारा पर लग जाऊंगा। यही हालत इस वक्त तुम्हारी है। 50-70 करोड़ की फिल्में बनाने वाला अब सिर्फ 12 करोड़ का तिनका पाकर ही फिल्म इंडस्ट्री को फतह करने की सोच रहा है। हो भी सकता है कि तुम सफल रहो या ये सब भी डूब जाए, क्या पता। तुम कौन हो? नाम जगमोहन है और इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें 12 करोड़ के बारे में सोचना चाहिए। काका मेहर इस वक्त जगमोहन गंभीर नज़र आने लगा था। तुम्हें जिंदगी आखिरी मौका दे रही है। तुमने कहा कि जो 12 करोड़ मुझे मिलेगा वो मेरा होगा, बाद में वापस नहीं लौटाना होगा। सही कहा, परंतु मुझे 12 करोड़ मिलेगा कहाँ से? काका मेहर ने व्याकुल स्वर में कहा। मेरा बताया काम करके। क्या काम? काका मेहर की नज़र जगमोहन के चेहरे पर टिकी थी। चंद क्षण चुप रहकर जगमोहन बोला, आज से 5 साल पहले तुमने डकैती मास्टर देवराज चौहान की जीवनी पर फिल्म बनाने की कोशिश की थी। काका मेहर चौंका। अगले ही पल उसके होठों से निकला, हाँ, परंतु वो फिल्म शुरू नहीं कर सका मैं। डकैती मास्टर देवराज चौहान का फ़ोन आया था। मैं नहीं जानता वो कौन था, परंतु उसने कहा कि वो देवराज चौहान है और मैं इस फिल्म को न बनाऊं, वरना मेरी खैर नहीं। डकैती मास्टर देवराज चौहान से पंगा कैसे ले सकता हूँ मैं? जिसने भी फ़ोन किया हो वो देवराज चौहान ही था या नहीं, पर मैंने देवराज चौहान पर फिल्म बनाने का ख्याल छोड़ दिया। इस फ़ोन से मैं डर गया था। अगर तुम देवराज चौहान की ज़िंदगी पर फिल्म बनाते तो उसके जीवन के बारे में कैसे जान पाते? कुछ पता है उसके बारे में? पता लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? सिर्फ यही प्रचार किया जाता कि यह कहानी डकैती मास्टर देवराज चौहान के जीवन पर आधारित है। तुम्हारे इस कदम से देवराज चौहान की शामत आ जाती। फिल्म बाजार में आते ही देवराज चौहान क्राइम की दुनिया का बड़ा हीरो बन जाता और पुलिस की नज़रों में चढ़ जाता। देवराज चौहान की मुसीबतें बढ़ जाती। ये थी असली वजह तुम्हें फ़ोन करने की। तुम इस बारे में क्या जानते हो? काका मेहर कुछ संभला। जब देवराज चौहान ने तुम्हें फ़ोन किया तो उस वक्त मैं पास ही बैठा था। क्या? काका मेहर चौंका। तुम देवराज चौहान के पास? हाँ। काका मेहर अचानक बेचैन दिखने लगा। तुम कौन हो जो? तुम कुछ साल पहले देवराज चौहान पर फिल्म बनाने वाले थे तो उसके किसी करीबी के बारे में भी सुना होगा। हाँ, उसका सबसे करीबी जगमोहन नाम का। जगमोहन? एकाएक वो थम गया, चेहरा फक पड़ गया। तुम वही जगमोहन तो नहीं? वही हूँ, देवराज चौहान वाला जगमोहन। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। काका मेहर ने कुर्सी के हत्थों को कस के पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काका मेहर को बीतता एक एक पल भारी लगने लगा। तो तुम देवराज चौहान के साथी हो? काका मेहर के चेहरे पर अजीब से भाव थे। जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। ओह, काका मेहर जैसे सपने से बाहर निकला हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही जगमोहन हो। जरूर होगे, कह रहे हो तो सही कह रहे होगे। पर अब तो मैं देवराज चौहान पर फिल्म नहीं बना रहा। क्यों मेरे पास? मैं तुम्हारा भला करने आया हूँ। भला? हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। फिल्में बनाते बनाते तुम बर्बाद हो चुके हो, पैसे के मोहताज हो गए हो। ऐसे में अगर तुम्हें एक फिल्म और बनाने का मौका मिल जाए तो शायद खुद को संभाल लो। मैं तुम्हें मौका देने आया हूँ कि तुम 12 करोड़ पा सको।
हमें तो काम में लोगों को शामिल करना ही होता है। अगर तुम जैसा फंसा आदमी हमें दिख जाए तो हम उसे ज़रूर चांस देते हैं कि वो अपनी बिगड़ी हालत सुधारने की कोशिश कर सके। इसी कारण तुम्हारे पास आया। मैं कुछ समझा नहीं। इतना तो तुम समझ चुके हो कि मेरे द्वारा तुम 12 करोड़ पा सकते हो। जगमोहन ने कहा। कैसे? डकैती में शामिल होकर। काका मेहर का शरीर एक पल के लिए कांपा, फिर स्थिर हो गया। देवराज चौहान डकैती कर रहा है? काका मेहर के होठों से निकला। करने वाला है। तैयारी चल रही है। मैं ज़रूरत के हिसाब से लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो। मैं डकैती? काका मेहर ने बेचैनी से पहलू बदला। कैसी बातें करते हो? मैं जाना माना मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ और तुम मुझे डकैती में शामिल करने को कह रहे हो? तुम फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो नहीं, कभी थे। अब सब कुछ लूट गया है तुम्हारा। अब तुम फिल्म बनाने की सोच भी नहीं सकते। परंतु मेरी बात मानकर तुम 12 करोड़ पा सकते हो। उससे फिल्म बनाओ या जिंदगी काटो, ये तुम्हारी मर्जी। ऐसा मौका जीवन में एक ही बार मिलता है और वो तुम्हें मिल रहा है। इससे शायद तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। तुम्हें देवराज चौहान ने भेजा है? काका मेहर परेशान था। हाँ। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। काका मेहर डकैती करे, देवराज चौहान का साथी बने, लोग क्या सोचेंगे कि तुमने देवराज चौहान का साथी नहीं बनना है। अपने लिए 12 करोड़ पाने के लिए मेरे कहे रास्ते पर चलना है। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, परंतु देवराज चौहान चाहता है कि तुम्हें जिंदगी बनाने का एक मौका जरूर मिले। रही बात कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोगों का काम ही सोचना है। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि काका मेहर बर्बाद हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता। पैसा आ जाने पर तुम नई फिल्म शुरू करके लोगों का मुंह बंद कर सकते हो कि काका मेहर की सेहत पर हालातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। काका मेहर हक्का बक्का जगमोहन को देखता रहा। जगमोहन की निगाह काका मेहर के फक चेहरे पर थी। लेकिन मैं देवराज चौहान के साथ डकैती? नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। सोच लिया? जगमोहन का स्वर शांत था। मैं डकैती नहीं कर सकता। काका मेहर ने सूख रहे होठों पर जीभ फेरी। ये मेरा काम नहीं। मैं तो। जगमोहन टेबल पर से एक कागज और स्टैंड में से पेन निकालकर उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और कागज को काका मेहर की तरफ सरका कर कहा, इसे रख लो, मेरा फ़ोन नंबर लिखा है। 1 सप्ताह का वक्त है तुम्हारे पास कि मुझे जवाब दे सको। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा नंबर। मैं रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। शायद तुम्हें अपने हालातों पर विश्वास नहीं आ रहा कि तुम अब फिल्मों के काबिल नहीं रहे। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। याद रखना, जो मौका तुम्हें मिल रहा है, ऐसा मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। कहने के साथ ही जगमोहन पलटा और फिर वहाँ से बाहर निकल गया। काका मेहर सकते की सी हालत में कुर्सी पर बैठा बंद हो चुके दरवाजे को देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जगमोहन का उसके पास ऐसी बातें करने आना ही उसे परेशान कर रहा था। स्पष्ट था कि उसके बारे में फिल्म इंडस्ट्री में हवा फैल चुकी थी कि काका मेहर पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस बात की उसे हैरानी हुई कि देवराज चौहान ने कैसे सोच लिया कि वो उसकी डकैती में शामिल हो जाएगा। वो इतना मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है कि तभी दरवाज़ा धकेलते हुए तेजी से शैला ने भीतर प्रवेश किया। काम बन गया? तेजी से उसके पास पहुंचते उत्साह भरे स्वर में शैला ने पूछा। काका मेहर ने व्याकुल निगाहों से शैला को देखा। वो फिल्म बनाने के लिए पैसा दे रहा है ना? शैला उसके पास पहुंचकर ठिठकी। वो खुश लग रही थी।
शायद तुम हैरान हुए पड़े हो कि जगमोहन पैसा देने की हामी भर गया है। यही बात है ना? पर काका, इस फिल्म की हीरोइन में ही बनूंगी। विश्वास रखो कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगी। फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। तुम्हारे डायरेक्शन में तो सब कुछ शानदार होगा। काका मेहर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कुछ तो कहो काका, वो पैसा लेकर कब आएगा? वो पागल था शैला। पागल? शैला के मस्तिष्क को झटका लगा। क्या उससे पैसे की बात नहीं हुई? वो जो चाहता है वो मैं नहीं कर सकता। काका मेहर ने गहरी सांस ली। क्या चाहता है वो? काका मेहर ने कुछ नहीं कहा। बताओ तो, वो क्या चाहता है? शैला ने पुनः पूछा। वो कहता है मैं उसके साथ डकैती करूं। डकैती? शैला ठगी सी खड़ी काका मेहर को देखती रह गई। जानती हो जो मुझसे मिला वो कौन था? कौन? डकैती मास्टर देवराज चौहान का साथी जगमोहन। डकैती मास्टर देवराज चौहान? ये नाम तो सुना लगता है। जगमोहन का नाम नहीं सुना? ओहो, देवराज चौहान का नाम सुन रखा है। कुछ साल पहले तुम देवराज चौहान पर फिल्म भी बनाने वाले थे। ये बात मैंने अखबारों में भी पढ़ी थी। तब मैंने जाना कि देवराज चौहान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डकैती मास्टर है। यह जगमोहन देवराज चौहान का साथी है? हाँ। काका मेहर कुर्सी से उठा और ऑफिस में टहलने लगा। लगता है अखबार वालों ने मेरे बारे में काफ़ी कुछ छाप दिया है कि मैं बुरे हाल में हूँ। कई दिनों से मैंने अखबार भी नहीं पढ़ा। मैं तो अब इतना बड़ा डकैती मास्टर तुम्हें अपने काम में लेना चाहता है। यह तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। शैला बोली। क्या? काका मेहर अचकचाकर ठिठका और शैला को देखा। क्या कहा तुमने? देवराज चौहान डकैती करने में माहिर है, जैसे कि तुम फिल्म बनाने में माहिर हो। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, काका मेहर के होठों से निकला। देवराज चौहान को मालूम है कि डकैती कैसे करनी है और तुम्हें मालूम है कि फिल्म कैसे बनानी है। तो तब भी नहीं समझे मेरी बात? नहीं। तुमने जगमोहन से क्या कहा? मना कर दिया। मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो काका। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम न कर सको। शैला पाँव पटक कर बोली। तुमने इनकार करके बहुत ही बढ़िया मौका गंवा दिया। अब वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो अपना फ़ोन नंबर दे गया है। कहाँ है? शैला की नज़र उसी पल टेबल पर रखे फ़ोन नंबर लिखे कागज़ पर पड़ी तो उसे उठाकर मुट्ठी में जकड़ लिया। काका मेहर के माथे पर बल डाले शैला को देख रहा था। यह डकैती है शैला, असली डकैती, फिल्मी नहीं। पहले से ही मेरे पास मुसीबतें बहुत है। मैं नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। तुमने कुछ नहीं करना। जो करना है देवराज चौहान ने करना है। वो डकैती मास्टर है। तुमने तो सिर्फ उसका साथ देना है। जैसा वो कहे वैसा करते जाना है। ये बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान। मैं ऐसा नहीं कर सकता। डरपोक हो तुम। नहीं मैं, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार? इसमें प्यार? हमारे प्यार की बात कहाँ से आ गई? बात तो देवराज चौहान की हो रही है। तुम जानते हो कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। तुम जानते हो कि तुम्हारी हालत खराब हो गई है। 4 फ्लॉप फिल्में देकर इन हालतों में हम एक साथ रहने और शादी करने की सोच रहे हैं। तुम्हें पता है कि मैंने क्या सोच रखा है? मैंने बताया ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता हुआ? मेरे मन में चल रहा था कि अगर मैं हीरोइन बन गई तो तुमसे शादी कर लूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारी इस हालत पर मैं मन ही मन रोती हूँ। अब किस्मत तुम्हें एक बार फिर खड़ा होने का मौका दे रही है तो चूको मत। मौके को मुट्ठी में जकड़ लो। तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम फिल्में बना सकोगे। मैं हीरोइन बन जाऊंगी। हमारी शादी होगी। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा काका। तो तुम चाहती हो कि मैं देवराज चौहान के साथ डकैती करूं?
हाँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। जगमोहन को फोन करो और हाँ कर दो। नहीं शैला, काका महाराज झुंझला कर बोला, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने यह सब पहले नहीं किया है। डकैती का नाम सुनकर ही मेरे पसीने छूटने लगते हैं। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, एकाएक शैला बोली। क्या मेरी तबीयत? हाँ, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगी। मैं ठीक हूँ, काका मेहर झुंझला कर बोला। तुम्हें आराम और प्यार की ज़रूरत है, तभी तुम ठीक से सोच सकोगे कि मैं तुम्हें देवराज चौहान के साथ काम कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा करके तुम्हें ठीक कर दूंगी। मिर्चंदानी के फार्म हाउस पर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। 4 दिन हम वहीं रहेंगे और इस बार तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ स्पेशल करूंगी जो पहले नहीं हुआ था। वहीं से तुम जगमोहन को फ़ोन कर देना कि तुम देवराज चौहान के साथ काम करने को तैयार हो। मेरा प्यार तुम्हें सही राह पर ले आएगा। और ओह शैला तुम। बस। शैला तेजी से आगे बढ़ी और काका मेहर से लिपट गई। कुछ मत कहो, जो कहना है मिर्चंदानी के फार्म हाउस पर पहुंचकर कहना। जब मैं तुम्हारी गोद में बैठूं, अपनी बाहों का हार तुम्हारे गले में डाल दूं और जब जब सब कुछ स्पेशल होगा तुम्हारे लिए। काका याद रखो, तुम अब फिर फिल्म बनाने वाले हो, मुझे हीरोइन बनाने वाले हो। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, पर शादी करना तुम्हारी मर्जी पर होगा। चाहोगे तो सब कुछ बिना शादी के भी चलता रहेगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। इस बार साबित कर देना कि तुमसे बढ़िया फिल्म मेकर दूसरा कोई नहीं है। लेकिन शैला, उसी पल शैला के होठ काका मेहर के होठों पर जा टिके थे। रवीना डेली टाइम्स अखबार के टेस्ट रूम में प्रवेश करके चिल्ला पड़ी, मैं जानती हूँ कि तुम लोग पीठ पीछे मेरी बातें करते हो। उसके साथी पत्रकारों ने उसकी तरफ देखा। रवीना की आवाज़ फटी फटी सी थी। नशे के ज़्यादा हो जाने के कारण जुबान लड़खड़ा रही थी। रवीना कभी बहुत अच्छी रिपोर्टर थी, सुंदर भी थी। उसकी एक सोच ने उसे खराब हालत तक पहुंचा दिया था। वो जल्दी से ढेर सारा पैसा कमा लेना चाहती थी, रातों रात अमीर बन जाना चाहती थी। छोटी सी तनख्वाह से उसे जरा भी तसल्ली नहीं थी। पैसे को जल्दी पाने की चाहत की वजह से एक व्यक्ति के संपर्क में आई। उसने बताया कि कुछ ही महीनों में उसके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा अगर वो बार फ्लोर पर कैबरे करना शुरू कर दे। बेवकूफ़ रवीना ने मोटे नोटों की बात सुनकर तुरंत अखबार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बार के फ्लोर पर कैबरे डांस करना शुरू कर दिया। परंतु 6 महीने बाद उसे महसूस हो गया कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। सारी सारी रात डांस की वजह से उसे जगना पड़ता, नींद भी पूरी नहीं होती, पैसे भी खास नहीं मिलते थे। बार के मैनेजर ने उसे बुलाकर कहा कि पैसा कमाने के लिए उसे कुछ और भी करना चाहिए, जैसे कि बार के कस्टमरों के साथ बाहर घूमने जाना, दोस्ती बढ़ाना। सीधी सी बात थी कि उसे धंधे में उतरने की सलाह दी जा रही थी। रवीना घर की रही न घाट की। रवीना का रंग फीका पड़ गया था, रूप 6 महीनों में ही ढल गया था, आकर्षण खत्म हो गया था, आंखों के गिर्द काले घेरे पड़ गए थे। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसके हाथ कांपने लगे थे। वो अब चिड़चिड़ी भी हो गई थी। कैबरे में तो खिली लड़कियों की ज़रूरत होती है, जबकि 6 महीनों में वो ढीली पड़ गई थी। बार के मैनेजर ने उससे स्पष्ट कह दिया था कि बार में आने वाले उसके डांस को पसंद नहीं करते, इसीलिए उसकी छुट्टी। रवीना को होश आया कि उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी ज़िंदगी खराब कर ली है। धंधे में उतरने की ख्वाहिश नहीं थी, एक बेवकूफ़ी के बाद दूसरी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी।
उसने एक बार फिर वापस प्रेस क्लब में शरण ली और मनोरंजन के बारे में फीचर लिखने लगी थी। पुराने साथी पत्रकार अपना प्रभाव और संबंधों का इस्तेमाल करके किसी न किसी जगह उसके फीचर छपवा दिया करते थे, तो रवीना को कुछ पैसा मिल जाता था। परंतु अब वो यही सोचती रहती थी कि उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, कैसे मिलेगा उसे पैसा। इसी बात को लेकर वो परेशान रहती थी, परंतु अपने मन के विचार को किसी से कहती नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, रवीना लड़खड़ाती आवाज़ में दोबारा चिल्लाई। लेकिन तुम लोग तब भी मेरी बात ही किया करोगे जब मेरे पास बहुत सा पैसा आएगा। मेरे पास बहुत सा पैसा आ जाएगा। रवीना का एक पत्रकार रवीना के पास पहुंचा। तुम्हें नशे में यहाँ नहीं आना चाहिए था। बकवास मत करो। रवीना ने उसे क्रोध भरी निगाहों से देखा। तुम मुझे बूढ़ी समझने लगे हो। मैं सच कह रही हूँ ना। लेकिन मेरी उम्र 25 साल है और पैसा आ जाने पर मैं तुमसे शादी करने वाली नहीं। पहले तुम मेरे में दिलचस्पी लेते थे, परंतु अब तुम होश में नहीं हो। युवक ने उसका हाथ थामा। तुम खुद ही अब तमाशा बना रही हो। अब तुम मुझे सिखाओगे? रवीना पैर पटक कर बोली। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ कि तुम यहाँ तमाशा ना बन जाओ। कहने के साथ ही उसने जेब से 200 रुपये निकाल कर रवीना को दिए। टैक्सी का किराया है ये। फौरन अपने गेस्ट हाउस में जाओ और सो जाओ। सुबह तुम ठीक हो जाओगी। तो सच में मैं नशे में हूँ? इतना मत पिया करो। मेरी मानो तो पीना बंद कर दो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। युवक ने उसे सहारा देकर बाहर लाकर टैक्सी में बिठाया और टैक्सी ड्राइवर को बता दिया कि रवीना को कहाँ ले जाना है। अभी टैक्सी थोड़ी आगे ही गई थी कि पीछे से आती कार ने एकाएक स्पीड पकड़ी और टैक्सी ओवरटेक करके टैक्सी ड्राइवर को सड़क किनारे टैक्सी रोकने पर मजबूर कर दिया। टैक्सी के रुकते ही जगमोहन कार से बाहर निकला और टैक्सी के पास जा पहुंचा। क्या बात है सेठ? टैक्सी ड्राइवर ने सिर बाहर निकाल कर पूछा। चुपचाप बैठा रहे। जगमोहन ने ड्राइवर को धुड़का और पीछे का दरवाज़ा खोला। सामने रवीना बैठी उसे देख रही थी। कैसी हो रवीना मैडम? जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। मैं तुम्हें पहचान नहीं रही। लगता है मैंने ज़्यादा पी रखी है। रवीना सिर को झटका देकर बोली। मैं तुम्हें तब मिला था जब तुम बार में डांस करती थी। ओह, मुझे याद नहीं कि हम मिले थे। मेरी कार में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जगमोहन ने कहा। इतनी भी नहीं पी रखी कि तुम्हारी बातों में आ जाऊं, रवीना मुस्कुरा कर कह उठी। अपना वक्त खराब मत करो। मुझे गेस्ट हाउस पहुंचकर एक लेख लिखना है। उसके बाद खाना खाऊंगी। चलो ड्राइवर। परंतु जगमोहन टैक्सी का दरवाज़ा खोले झुका रहा। मैं तुम्हारी टेंशन दूर करने आया हूँ। तुम कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमानी चाहती हो, तभी तुमने अखबारों की नौकरी छोड़कर बार में डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर मेरे से तुम्हें फ़ायदा होगा। फ़ायदा? नोटों का, तगड़े मोटे नोट। मेरी बात सुनो। पसंद हो तो ठीक, नहीं तो नमस्ते। आ जाओ मेरी कार में, कहकर जगमोहन पलटा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसी पल रवीना टैक्सी से सिर बाहर निकालकर चीखी। तुम सच कह रहे हो? पूरी तरह, जगमोहन ने पलटकर कहा। फायदे में रहोगी, कहकर वो कार के पास जा पहुंचा। चलूं मैडम? इसने तो सारा नशा ही उतार दिया, रवीना बड़बड़ाई और जेब में से 100 का नोट निकालकर ड्राइवर को दिया। रहने दो, कहने के साथ ही रवीना टैक्सी से उतरी और आगे खड़ी कार के पास पहुंची। जगमोहन ड्राइविंग सीट पर था। उसने बगल का दरवाज़ा खोला तो रवीना सीट पर आ बैठी और दरवाज़ा बंद करके जगमोहन को गहरी निगाहों से देखा। वहाँ से निकलते वाहनों की हेडलाइटों में दोनों के चेहरे चमक रहे थे।
अगर तुम कोई गलत इरादा रखते हो मेरे बारे में तो तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। पहले तुम्हारा नशा उतारना है ताकि मेरी बात तुम ठीक तरह समझ सको, जगमोहन बोला। नशा रहा ही कहाँ है? रवीना का स्वर अब संयत था। यहाँ से तो चलो। जगमोहन ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। नमस्कार, मैंने एक लेख लिखना था जिसके कल मुझे 2000 रुपये मिल जाते। अब वो नहीं लिख पाऊंगी। 2000 मैं दे दूंगा। दूंगा की बात में मज़ा नहीं आता, अभी दे दो। जगमोहन ने रवीना को 2000 दिए, जिसके हाथों में आते ही जेब में रखकर बोली, तो तुम मुझे बार के वक्त से जानते हो, ठीक है, अपना नाम तो बता दो। जगमोहन। इस नाम के आदमी से मैं पहले कभी नहीं मिली, बार में भी नहीं। तुम मुझे नशे में मत समझो, रवीना ने अपनी आंख मलते हुए कहा। तुम रुपये पैसे की बात कर रहे थे, मोटा माल, ज़्यादा नोट। तुम इस वक्त नशे में हो, नशा तुम पर हावी तो नहीं? नशा है पर मैं होश में हूँ, तुम अपनी बात कहो। रवीना ने जगमोहन को देखा। मेरी बात तब होगी जब तुम नशे में नहीं होगी। ये क्या बात हुई? जो नशे में हो मैं उससे बात नहीं करता और उसके बात का विश्वास भी नहीं करता। तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत है। कॉफ़ी पीकर तो बच्चा खुचा नशा भी खत्म हो जाएगा। मैंने 250 रुपये खर्चे थे पौवा खरीदने में। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा, कार ड्राइव करता रहा। तुम हो कौन जो मेरे बारे में जानने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं। तुम सिर्फ अपने मतलब की बात सुनो और उस पर सोचो। तो बताओ मतलब की बात। कॉफ़ी पीने के बाद बात करना। तुम तो मुझे पागल समझ रहे हो। जरा सी तो पी है, ठीक है, अब कॉफ़ी कहाँ पिलाओगे? आगे। तुम कहीं मेरे साथ गड़बड़ तो नहीं करना चाहते, मुझे कहीं ले जाकर? ये बात कॉफ़ी पीने के बाद कहना। जगमोहन मुस्कुराया। रवीना ने गहरी सांस ली, फिर बोली, तुमने सच कहा कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल सकता है? हाँ। कितना? करोड़ों में। ओह, फिर तो मेरी लाइफ बन जाएगी। मुझे घटिया लेख नहीं लिखने पड़ेंगे। रवीना ने सिर हिलाया। परंतु करोड़ों की दौलत मुझे मिलेंगी कहाँ से? तुम क्या चाहोगे कि मुझे करोड़ की दौलत मिले? तुम्हारा नशा उतर जाए तब इस बारे में बात होगी। जगमोहन। मैं रवीना को 2 कॉफ़ी पिलाई। कॉफ़ी पीते रवीना बड़बड़ाती रही कि नशे का सत्यानाश कर दिया। परंतु 2 कॉफ़ी पी लेने के बाद अब बहुत हद तक होश में बातें करने लगी थी। चेहरा भी सामान्य दिखने लगा था। अब क्या हाल है तुम्हारा? जगमोहन ने पूछा। ठीक है। रवीना ने जगमोहन को गहरी निगाहों से देखा। नशा तो सिर से उतर गया है। यहाँ से चलो, बाहर कार में बैठकर बातें करते हैं। बिल चुकाकर दोनों रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कार में जा बैठे। रात के 10 बज रहे थे। बाजार में रौनक थी, भरपूर रोशनी थी। रवीना अब शांत नजर आ रही थी। लड़की होकर इस तरह ड्रिंक करके सड़कों पर भटकती फिरती हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। रवीना ने गहरी सांस ली और बाहर देखने लगी। तुम्हें दौलत की इतनी ज़रूरत है कि अखबार की नौकरी छोड़कर तुम बार में कैबरे करने लगी, जगमोहन बोला। वो मेरी गलती थी, रवीना थक्के स्वर में बोली। शायद मेरा बचपना था। पैसे की ज़रूरत तुम्हें क्यों है? मैं आराम की मस्त ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। पैसा मेरी पहली ज़रूरत है। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तब तुम मेरी नज़रों में आई जब तुम नौकरी छोड़कर कैबरे करने लगी थी। तब तुम्हारे बारे में सब कुछ जाना। क्यों जाना? तुम लोगों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करते रहते थे। क्यों करते हो यह? ताकि जो अपने काम का लगे उसे याद रखूं और फिर वक्त आने पर उससे काम ले सकूं। काम? रवीना ने जगमोहन को देखा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। अब कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम रहस्यमय इंसान की तरह हो मेरे लिए।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी ही तरह सामान्य इंसान हूँ। मैं तुम्हें करोड़ों रुपया दिला सकता हूँ अगर इच्छा हो तो। बहुत इच्छा है। रवीना ने सीट पर पहलू बदला। तुम कहो तो। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। एक डकैती में मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया मिल सकता है। डकैती? रवीना चौंकी। जगमोहन की निगाह रवीना के चेहरे पर थी। रवीना अजीब सी नज़रों से जगमोहन को देखे जा रही थी। डकैती की बात कर रहे हो ना? रवीना के होठों से निकला। हाँ, मैं डकैती की बात कर रहा हूँ। उसमें साथी के तौर पर तुम शामिल हो सकती हो। 10 करोड़ मिलेगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि 10 करोड़ मिलेगा जैसे डकैती कर चुके हो। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा दिमाग ढीला लगता है या फिर सनकी हो जो ऐसी बातें कर रही हो। जिंदगी में एक बार तो गलती कर दी जो नौकरी छोड़कर बार में डांस करने लगी। अब दूसरी गलती करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस बार तो सीधा जेल में ही पहुंचकर दम लूंगी। तुम गलत जगह पर आ गए हो। मैं सही जगह पर आया हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर आया हूँ। तुम पैसे के पीछे पागल हो। दौलत तुम्हारी जिंदगी की अहम ज़रूरत है। दौलत पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। रवीना कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। जगमोहन चुप रहा। कुछ देर बाद रवीना ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और कहा, कहाँ डकैती करने की सोच रहे हो? रवीना ने पूछा। ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ यह जानने आया हूँ कि तुम्हारी हाँ है या सच में सनकी हो। ये बताने को तैयार नहीं कि कहाँ डकैती करने जा रहे हो और चाहते हो मैं हाँ कर दूँ। मेरे ख्याल में तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है। जो इस काम में और भी लोग हैं, किसी को बताया नहीं जा रहा। जब सब इकट्ठे होंगे तभी बताया जाएगा। तुमने पहले कभी डकैती की है? रवीना ने पूछा। हाँ। अच्छा, लगता तो नहीं कि तुमने कोई डकैती कर रखी होगी। शरीफ से लगते हो। रवीना ने गंभीर स्वर में कहा। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें जानती नहीं। पता नहीं तुम कितने काबिल हो। मैं ये भी नहीं चाहती कि बार में कैबरे करने की तरफ फिर कोई गलत कदम उठा लूँ। डकैती करने वाला सिर्फ एक ही है। एक ही नाम है, देवराज चौहान। उसके बारे में साल भर पहले एक लेख भी लिखा था अखबार में। वो है असली डकैती मास्टर। उसके बारे में लिखने से पहले मैंने देवराज चौहान के डकैती जीवन पर छपे बहुत से लेख पढ़े। वो बंदा तो अपने आप में ज़बरदस्त है। वो मेरे पास आया होता कि डकैती करनी है तो तुरंत उसके साथ चल देती। तुम्हारी बात मानकर फंसना नहीं चाहती। जैसे तैसे जो सुख की सांस ले रही हूँ, कहीं वो भी जेल में न लेनी पड़े। तो तुम्हें देवराज चौहान पर भरोसा है? पूरी तरह। उसका नाम ही भरोसे की मोहर है। काम होकर रहेगा। परंतु ऐसी गारंटी देवराज चौहान ने कभी नहीं ली। न ले। उसके साथ काम करना ही गारंटी जैसा है। रवीना ने कहा। तुम्हारे साथ ऐसा वैसा काम करके मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी सोच ही गलत है कि मुझे पैसा मिल जाए। पैसा आसानी से नहीं मिलता। पैसा पाने के लिए मैंने कैबरे तक कर लिया। कहकर रवीना ने कार का दरवाज़ा खोला। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। अब तो कुछ करने की सोचकर ही डर लगने लगता है। तुमने देवराज चौहान के बारे में अखबारों में लेख पढ़े? हाँ। लेखों में उसके साथी का नाम भी जरूर छपा होगा। उसके बिना तो लेख अधूरे हैं। याद है, देवराज चौहान के साथी का नाम जगमोहन है और मैंने अपना नाम तुम्हें जगमोहन ही बताया है। जगमोहन मुस्कुराया। रवीना चौंकी। उसने जल्दी से कार का खुला दरवाज़ा बंद किया। तुम ही जगमोहन हो, देवराज चौहान का साथी? रवीना हड़बड़ाकर बोली।
वही हूँ, कहते हुए जगमोहन ने सिर हिला दिया। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।